हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक ब्लड। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि ब्लड का पीएच 7.4 होता है, यानी कि इसका नेचर एल्कलाइन या बेसिक होता है। आप एल्कलाइन बोलो या बेसिक बोलो, बात बराबर है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा किसका नेचर एल्कलाइन है या बेसिक है? आप पीएच स्केल को देखो, अगर किसी का पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल नेचर को शो करता है, किसी का पीएच 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक नेचर को शो करता है, अगर किसी का पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक नेचर को शो करता है। और हमारा ब्लड का पीएच 7 से ज़्यादा है तो इसका नेचर एल्कलाइन या बेसिक होगा। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारा हार्ट, उससे जुड़े हुए ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट ब्लड, ये तीनों मिला के हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड इज़ ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। 4 अलग अलग प्रकार के टिश्यू से मिलके बना है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो ये 4 अलग अलग प्रकार के टिश्यू हमारा पूरा शरीर बनाते हैं और ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू में आता है, ठीक है। इसलिए हम ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अब इसमें लिक्विड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये लिक्विड नेचर के होते हैं, इसलिए हम इसे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड के स्टडी को हम हीमेटोलॉजी बोलते हैं। देखो, हर एक ऑर्गन्स के साथ आप कुछ ना कुछ वर्ड एसोसिएटेड पढ़ोगे। लीवर के लिए हिपैटोसाइट, किडनी के लिए रीनल, लंग्स के लिए प्लूरल, हार्ट के लिए कार्डियक। तो हर एक ऑर्गन्स के साथ कुछ ना कुछ वर्ड एसोसिएटेड होते हैं। उसी प्रकार से ब्लड से जो शब्द एसोसिएटेड है वो है हीमेटो। कहीं पर भी आपको बायोलॉजी में हीमेटो शब्द दिखे ना तो उसका रिलेशन ब्लड से होता है। अब हीमेटो का मतलब हुआ ब्लड और लोगस का मतलब होता है स्टडी, इसीलिए ब्लड के स्टडी को हम हीमेटोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है और ब्लड एक प्रकार का कॉलोइडल सॉल्यूशन है। अब मेसोडर्मल ओरिजिन का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे देखो, मेल के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसे हम टेस्टिस बोलते हैं। तो मेल के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसे हम टेस्टिस बोलते हैं और फीमेल के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसे हम ओवरी बोलते हैं। टेस्टिस रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल गैमेट्स बनाने के लिए, दैट इज स्पर्म को बनाने के लिए। तो टेस्टिस क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेल गैमेट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ओवरी रिस्पॉन्सिबल है फीमेल गैमेट बनाने के लिए, दैट इज ओवम बनाने के लिए। जो टेस्टिस है इसके अंदर स्पर्म बनते हैं और ओवरी के अंदर ओवम बनता है, ठीक है। अब जब मेल और फीमेल के बीच मेटिंग होता है तो ये स्पर्म ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। अब फीमेल बॉडी के अंदर जाने के बाद ये ओवम के साथ फ्यूज़ कर जाता है। तो जब स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज़ करेगा तो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। अब जाइगोट क्या है? जाइगोट कुछ नहीं भैया, बस एक सेल है। देखो, एक नॉर्मल सेल कैसे आप ड्रॉ करते हो, बीच में न्यूक्लियस दिखाते हो, तो ये जाइगोट भी एक नॉर्मल सेल है, ठीक है। अब ये जो जाइगोट बना है इसमें कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन होगा, यानी कि ये एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 सेल बनेंगे, 4 से 8 सेल बनेंगे, 8 से 12 सेल्स बनेंगे, 12 से 32 सेल बनेंगे। यानी कि ये जो एक सेल है इसमें कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन चलता रहेगा और उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनता है। कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन जाइगोट में होने के बाद ये स्ट्रक्चर बनता है। तो अब आप इसमें देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे सेल्स हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है ना कि ये जितने भी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है ये अपने आप को 3 लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। 3 लेयर्स में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो जो सबसे बाहर वाला लेयर ऑफ सेल्स को हम एक्टोडर्म बोलते हैं, उसके अंदर वाला लेयर ऑफ सेल्स को हम मेसोडर्म बोलते हैं और उसके अंदर लेयर ऑफ सेल्स को हम एंडोडर्म बोलते हैं। अब ये अपने आप को इस प्रकार से अरेंज क्यों किए हैं? इसका कुछ महत्व है। इसका ये महत्व है कि ये जो एक्टोडर्म है ये कुछ ऑर्गन्स बनाएंगे, ये मेसोडर्म कुछ ऑर्गन्स बनाएंगे और ये एंडोडर्म कुछ ऑर्गन्स बनाएंगे। सब अपने अपने काम का बंटवारा कर लेते हैं। ये कुछ सेट ऑफ ऑर्गन्स बनाते हैं, ये कुछ सेट ऑफ ऑर्गन्स बनाते हैं और ये कुछ सेट ऑफ ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है। तो एक्टोडर्म रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा स्किन बनाने के लिए, ये मेसोडर्म रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ब्लड बनाने के लिए, ब्लड वेसल्स बनाने के लिए, हार्ट बनाने के लिए, मसल्स बनाने के लिए। तो ये जितने भी ऑर्गन्स है इसको बनाने के लिए हमारा मेसोडर्म लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो एंडोडर्म लेयर है ये पेनक्रियास, लीवर, किडनी, ये सारे ऑर्गन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अलग अलग लेयर ऑफ सेल्स अलग अलग ऑर्गन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब
देखो, अब ये जो मेसोडर्म लेयर है यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्लड बनाने के लिए, इसीलिए हम हमारे ब्लड को बोलते हैं कि ये मेसोडर्मल ऑरिजिन का है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान रखना, किसी भी एनिमल्स के ब्लड का कलर डिपेंड करता है उसमें किस प्रकार के पिगमेंट प्रेजेंट है। किसी भी एनिमल्स का ब्लड इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें किस कलर के पिगमेंट प्रेजेंट है। जिस कलर के पिगमेंट प्रेजेंट होंगे उसी कलर का उनका ब्लड दिखेगा। अब एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखो, 3 एग्जाम्पल हमने लिया है। सबसे पहला कि कॉकरोच के ब्लड का कलर वाइट होता है। अब क्यों वाइट होता है भैया? क्योंकि उसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट है ना वो कलरलेस होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ऑक्टोपस का कलर ब्लू क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो ब्लू कलर के हैं। और हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो रेड कलर के हैं। अब इन पिगमेंट्स का नाम भी आप याद कर लेना कि कॉकरोच में जो कलरलेस पिगमेंट प्रेजेंट है वो है हीमोलिम्प। ऑक्टोपस में जो ब्लू कलर प्रोवाइड करने के लिए जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसे हम हीमोसाइनिन बोलते हैं। और हमारे ब्लड का कलर रेड करने के लिए जो पिगमेंट प्रेजेंट है ब्लड में वो है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ब्लड का कलर उसमें प्रेजेंट पिगमेंट से डिसाइड होता है। क्लियर है आपको? आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ से ब्लड के कंपोनेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ब्लड में 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, एक लिक्विड पार्ट और एक सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ 55%, एंड सॉलिड पार्ट 45% प्रेजेंट होता है। लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा बोलते हैं और सॉलिड पार्ट में 3 अलग अलग एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहला RBC, देन WBC, देन प्लेटलेट्स। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स एंड WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। RBC को दूसरे शब्दों में हम इरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं, WBC को दूसरे शब्दों में ल्यूकोसाइट बोलते हैं, एंड प्लेटलेट को हम लोग दूसरे शब्दों में थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो आप इनके जो दूसरे नाम है उसको याद कर लेना, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है एबोडेंस का कि कौन संख्या में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे जो लिक्विड पार्ट है वो तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होगा भैया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा ब्लड का नेचर लिक्विड होता है, यानी कि उसमें लिक्विड पार्ट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होगा, इसलिए यहाँ पे प्लाज्मा सबसे पहले आता है। उसके बाद आते हैं RBC, उसके बाद आते हैं प्लेटलेट्स एंड देन WBC। देखो, नॉर्मली WBC बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जब किसी भी प्रकार का शरीर में इन्फेक्शन होता है तब उसका अमाउंट बढ़ता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा, और सबसे कम क्या प्रेजेंट है? WBC। क्लियर है? तो आप ये सीक्वेंस याद कर लेना। दूसरा क्वेश्चन बनता है साइज पे, कि आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में अरेंज करो। तो WBC सबसे ज़्यादा साइज के होते हैं, देन प्लेटलेट्स, देन RBC। अब ये दोनों को आप याद कैसे करोगे? अब बस इस सीक्वेंस को याद करो कि प्लाज्मा सबसे ज़्यादा प्रेजेंट में होता है, WBC कम में होता है, उसके बाद RBC आते हैं, देन प्लेटलेट्स आते हैं। तो आप इस सीक्वेंस को बस याद करो और इसको जस्ट रिवर्स कर देना तो साइज का ऑर्डर आ जाएगा। यानी कि WBC सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, देन प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, देन RBC प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो साइज का ऑर्डर यही तीनों में पूछ सकता है, ये तीनों में, तो इसको जस्ट रिवर्स कर देना तो साइज का ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है? तो अपकमिंग लेक्चर्स में हम ये सारे को डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर प्लाज्मा के ऊपर आएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।